चलिए बना लिए। आइए पीएम मोदी लुटेरा नाम लिखा है, देखिए। अच्छा, अपलोड करवा देंगे। है ऐसा नाम मत रखिए, वाह। कुछ भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जी, कुछ भी मत बोलिए। आइए, है आइए, अब है आइए। और सब क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है सब? ठीक चल रहा है। आइए, पहला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक, मोरिका रूमीदेई, स्तंभ लेख, मूर्ति, पीपल वृक्ष, बोध मठ। देखिए, गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, बौद्ध धर्म को कई भारतीय शासकों ने स्वीकार किया था, जिसमें महान मौर्य सम्राट अशोक का नाम आता है, कनिष्क का नाम आता है, हर्षवर्धन का नाम आता है। ये सभी ऐसे महान शासक हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। महान मौर्य सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किए, तो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा किया, और उन्होंने जो तीर्थ यात्रा किया उसमें उन्होंने गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े तमाम स्थलों की यात्रा किया, जिसमें उन्होंने गौतम बुद्ध के जन्म स्थान की भी यात्रा किया। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र के कपिलवस्तु के लुम्नी में हुआ था, और गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र के कपिलवस्तु के लुम्नी में हुआ था। लुम्नी का यात्रा महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया। महान मौर्य सम्राट अशोक ने जो लुम्नी की यात्रा की है, इस विषय में जानकारी हमें अशोक के रूमीदेई स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। और अशोक का जो रूमीदेई स्तंभ लेख है, इसमें ही अशोक ने इस बात का जिक्र किया है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु के लुम्नी में है। और अशोक के द्वारा जो अभिलेख जारी किए जाते थे, सामान्य तौर पर अशोक के अभिलेखों में प्रशासनिक कार्यों का उल्लेख हुआ करता था, लेकिन रूमीदेई अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिसमें आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा देखने को मिलता है। और इसी में इस बात का जिक्र है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्नी में हुआ था। और इस प्रश्न का भावार्थ यही है कि कहां से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्नी में हुआ था, तो इस बात की जानकारी हमें अशोक के रूमीदेई स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। यानी इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? ए। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण किया? देखिए, चोल वंश की अगर बात की जाए तो जो चोल है
चोलों का शासन दक्षिण भारत में रहा है, विशेष तौर पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। चोल वंश में विजयालय से लेकर राजेंद्र तृतीय तक एक से बढ़कर एक चोल शासक हुए, लेकिन सभी चोल शासकों में अगर देखा जाए तो सभी चोल शासकों में सबसे महान चोल शासक था राजेंद्र प्रथम, जिनका कालखंड 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी। राजेंद्र प्रथम सबसे महान चोल शासक था राजेंद्र प्रथम। और देखिए राजेंद्र प्रथम बहुत बड़ा साम्राज्यवादी था। राजेंद्र प्रथम पूरे श्रीलंका को जीतकर अंग्रेजी कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। राजेंद्र प्रथम इंडोनेशिया को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, मालदीव को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि राजेंद्र प्रथम कितने शक्तिशाली शासक होंगे, उनकी सैन्य व्यवस्था कैसी रही होंगी। और राजेंद्र प्रथम का जो नौसेना था काफी सशक्त था। तो इंडोनेशिया जैसे क्षेत्रों को, मालदीव जैसे देशों को, श्रीलंका जैसे देशों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसी क्रम में राजेंद्र प्रथम का ध्यान बंगाल के ऊपर पड़ा, बंगाल के ऊपर पड़ा। और राजेंद्र प्रथम ने 1022 ईस्वी में 1022 राजेंद्र प्रथम ने 1022 ईस्वी में बंगाल का अभियान किया। और राजेंद्र प्रथम जब 1022 ईस्वी में बंगाल का अभियान किया तो उस समय बंगाल के शासक थे महिपाल प्रथम राजेंद्र प्रथम की सेना के डर से ही भाग खड़ा हुआ। और फिर राजेंद्र प्रथम ने बंगाल को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और जब बंगाल को जीतकर राजेंद्र प्रथम अपने साम्राज्य में मिलाया, तभी उन्होंने अपनी राजधानी गंगईकोंडचोलपुरम का निर्माण किया। तभी उन्होंने अपनी द्वितीय राजधानी के तौर पर गंगईकोंडचोलपुरम का निर्माण किया। और चोलों की प्रथम राजधानी की अगर बात की जाए तो चोलों की प्रथम राजधानी मानी जाती है तंजौर। चोलों की प्रथम राजधानी मानी जाती है तंजौर। कहां मानी जाती है? तंजौर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको राजेंद्र प्रथम। बंगाल विजय के बाद किया था। निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों का उनके देशों के साथ मिलान कीजिए। मार्को पोलो इटली का था, इटली का। देखिए मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। जैसे ऐसे यात्रियों में राजकुमार वेनसोंग को माना जाता है। वेनसोंग यात्रियों में राजकुमार वेनसोंग को माना जाता है। उसी प्रकार से जो है मध्यकालीन यात्रियों में राजकुमार माना जाता है मार्को पोलो को। मार्को पोलो चीन की यात्रा किए थे और मध्यकालीन यात्रियों में प्रथम यूरोपीय यात्री मार्को पोलो हुआ, जिन्होंने सिल्क मार्ग के माध्यम से चीन की यात्रा किया। सिल्क मार्ग के माध्यम से चीन की यात्रा किया। इन्हें मध्यकालीन यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। इब्न बतूता ये अफ्रीका के मोरक्को के रहने वाले थे। इन्होंने भारत की यात्रा किया। एंटोनियो मोंसेराट स्पेनिश था। अकबर के समय भारत की यात्रा पर आया था। मुगल काल में भारत की यात्रा पर आया था मोंसेरेट। और अकबर के काबुल सैन्य अभियान के समय अकबर के साथ था ये, संभवतः, समझ गए। स्पेन महमूद वली बल्खी बल्ख प्रांत के थे। बल्ख प्रांत है अफगानिस्तान में बल्ख प्रांत है, वहीं के थे महमूद वली बल्खी। उत्तर क्या हो जाएगा? ए। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए। देखिए श्रृंगेरी कर्नाटक में है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, द्वारका गुजरात में है, पुरी ओडिशा में। आप देखेंगे श्रृंगेरी कर्नाटक दक्षिण भारत में है, बद्रीनाथ उत्तराखंड उत्तर भारत में है, द्वारका गुजरात पश्चिमी भारत में है, पुरी ओडिशा पूर्वी भारत में है। भारत के चारों दिशाओं में
4 मठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे। और देखिए एक बात जानिए, आप जानते हैं, आपको जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म को हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, या सनातन धर्म को हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आप देखिएगा हर कालखंड में, चाहे प्राचीन काल हो, मध्य काल हो, आधुनिक काल हो, प्राचीन काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से हिंदू धर्म को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मध्यकाल में इस्लाम धर्म से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आधुनिक काल में ईसाइयों से, मुसलमानों से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आने से हिंदू धर्म जो गर्त में चला गया था, उस हिंदू धर्म का पुनरुत्थान आदि शंकराचार्य ने किया। और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान जो आदि शंकराचार्य ने किया, जिस आंदोलन के माध्यम से किया, उसे नव ब्राह्मणवाद आंदोलन कहा जाता है। और जब आदि शंकराचार्य ने नव ब्राह्मणवाद आंदोलन के माध्यम से हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया, तो हिंदू धर्म के भारत के चारों दिशाओं में नेतृत्वकर्ता के तौर पर 4 मठों में 4 अलग अलग शंकराचार्य को बिठाया गया। आज भी 4 मठों में 4 अलग अलग शंकराचार्य जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ बनाए गए हैं, ये आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि भारत के चारों दिशाओं में, यानी संपूर्ण भारत में हिंदू धर्म को लेकर के काम हो सके, जागरूकता फैलाई जा सके। तो आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? व्यक्ति और घटना। सुल्तान सोमनाथ को लूटना। कौन सुल्तान? सुल्तान का मतलब तो होता है सिर्फ राजा, शासक। सोमनाथ को लूटा था, कौन सुल्तान लूटा था? स्पष्ट है? नहीं है, गलत है ये। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सोमनाथ मंदिर को 1024-25 ईस्वी में महमूद गजनबी ने लूटा था, और महमूद गजनबी जब सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो वहां से ही महमूद गजनबी को काफी अधिक धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। और अधिक से अधिक धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु ही महमूद गजनबी 1000 ईस्वी से लगातार 1027 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण करता रहा। मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय। हाँ, मोहम्मद गौरी भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना किया। सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, तो पाकिस्तान के सिंध को मोहम्मद गौरी ने जीता। फिर आपको पंजाब होते हुए भारत में प्रवेश किया और हरियाणा के तराइन में मोहम्मद गौरी तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा। और तराइन के द्वितीय युद्ध के जरिए ही मोहम्मद गौरी ने भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना की। उन्होंने सिंध का विजय किया। समझ गए? सही है ये। अलाउद्दीन खिलजी के समय बंगाल में विद्रोह हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय विद्रोह हो जाता, क्या बात करते हैं आप। बलबन के समय बंगाल में विद्रोह हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक के समय बंगाल में विद्रोह हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के समय बंगाल में विद्रोह हुआ। और फिरोज शाह तुगलक के समय तो बंगाल दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया।
फिरोज शाह तुगलक के समय बंगाल दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया और फिर आगे चलकर बंगाल को मुगल शासक अकबर ने अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। अकबर ने अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय बंगाल में विद्रोह नहीं हुए थे, बल्कि बलबन, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय विद्रोह हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय चंगेज खां का आक्रमण हुआ। चंगेज खां का आक्रमण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय नहीं हुआ था, इल्तुतमिश के समय हुआ था। इल्तुतमिश के समय जो है आपको चंगेज खां का भारत के ऊपर आक्रमण हुआ था। आए कौन सा सही है? केवल 16 महाजनपदों में किस महाजनपद द्वारा पहली बार युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया? पहली बार युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथी का प्रयोग किया गया। गंधार, कंबोज, वज्जी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 16 महाजनपदों में पहली बार युद्ध में हाथी का बड़े पैमाने पर प्रयोग मगध के द्वारा किया गया था। मगध के द्वारा किया गया था। मगध, जानते हैं मगध महाजनपद के शक्तिशाली बनने का एक कारण यह भी था, मगध की सेना में हाथियों की बहुलता थी। हाथियों की बहुलता थी। और आपको अशोक कलिंग का अभियान किया था, जानते हैं? कलिंग अभियान के पीछे तो कई सारे कारण थे, लेकिन उसमें एक कारण यह भी था हाथियों की प्राप्ति। कलिंग हाथियों के लिए भी प्रसिद्ध था। इस वजह से भी अशोक ने कलिंग का अभियान किया, कलिंग को जीता था। तो हाथियों का बड़े पैमाने पर युद्ध में प्रयोग मगध साम्राज्य के द्वारा 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद के द्वारा किया जाता था। और मगध महाजनपद बिहार में था। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार में था, मगध, वज्जी, अंग। मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिबज, वज्जी की राजधानी वैशाली, अंग की राजधानी चंपा। अंग महाजनपद मतलब भागलपुर, मुंगेर का इलाका। मगध मतलब पटना, गया, नालंदा का इलाका। और वज्जी मतलब वैशाली, वैशाली समस्तीपुर का इलाका, हाजीपुर का इलाका, वज्जी। समझ गए? राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क। राजा राम मोहन राय को इतिहास में इस वजह से ज्यादा याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने सती प्रथा को लेकर जागरूकता फैलाया, और भारत से सती प्रथा का अंत अगर हो पाया है तो उसमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है। जिस प्रकार राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत बंगाल, मुंबई, मद्रास के क्षेत्रों से करवाया, उसी प्रकार से भारत के वैसे क्षेत्र जहां पुर्तगालियों का शासन था, पुर्तगालियों का शासन था गोवा में, दादर नगर हवेली में, दमन और द्वीप में, इन तमाम क्षेत्रों में सती प्रथा का अंत अल्बुकर्क ने किया है, जिस वजह से अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी माना जाता है। अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी इसलिए माना जाता है क्योंकि पुर्तगाली साम्राज्य वाले इलाका में सती प्रथा का अंत अल्बुकर्क ने ही किया था। और अल्बुकर्क द्वितीय पुर्तगाली वायसराय था जो 1509 से 1515 ईस्वी तक पुर्तगाली वायसराय के तौर पर रहे हैं, और इन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इन्होंने ही गोवा को जीतकर पुर्तगाली साम्राज्य में मिलाने का काम किया था। अल्बुकर्क। गुरु गोविंद सिंह के पंच प्यारे में कौन शामिल नहीं है? देखिए, गुरु गोविंद सिंह के हजारों अनुयायी थे, लेकिन हंसी मजाक में ही गुरु गोविंद सिंह एक बार अपने शिष्यों की परीक्षा लिया
उनके हजारों शिष्यों में 5 ऐसे शिष्य हुए जो उनके लिए अपना प्राण त्यागने तक को हमेशा तैयार रहता था। वही पंच प्यारे कहलाया। उनके पंच प्यारे में दिल्ली का जाट धर्मदास, लाहौर का दयाराम खत्री, बीदर का नाई साहेब चंद, द्वारका का दर्जी मोहकम चंद्र छिंबा और जगन्नाथपुरी का हिम्मत भीबर। जगन्नाथपुरी का हिम्मत भीबर, यही 5 गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी थे जो पंच प्यारे में शामिल था। तो धर्मदास, दयाराम खत्री, मोहकम चंद्र छिंबा, साहब चंद और हिम्मत भीबर, यही 5 था। तो आंसर इसका हो जाएगा राम नारायण। राम नारायण। अब देखिएगा एक बात और, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु हुए। उन्होंने अपने अनुयायी को केस, कंघा, कृपान, कच्छा, करा, ये 5 चीज अपने साथ हमेशा रखने का आदेश उन्होंने दिया। इसे कहा गया है पंचमकार। इसे कहा गया पंचमकार। तो पंचमकार अलग चीज है, पंच प्यारे अलग चीज है। समझ गए? उधर क्या हो रहा है? एकदम हमारी दीदी जी लोग हंस रही है। क्या बात है? आपसे में बात करके ठिठिया रही है। पढ़ने आए हैं कि ठिठियाने आए हैं? दांत बढ़ जाएगा आगे ज्यादा ठिठियाइएगा तो, समझे? फिर बरतुहारी में दिक्कत होगा। बरतुहारी होता है तो लड़की का पूरा नुकसान देखा जाता है, दांत बाहर है कि का है, समझे? आइए यहां पे बोर्ड पे बने रहिए, ठिठियाना न है ज्यादा। क्या हो रहा है मौसी? दो मिनट ही सबको बर्दाश्त नहीं होता है। आगे आइए, तब ये लोग मानेगी, सुधरेगी, समझे? इसी वजह से जानबूझ करके इस सबको कहते हैं हम मौसी, समझे? है चलिए आइए। अब अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर, आइए बोर्ड पे, अब अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए, उनका सही कालानुक्रम क्या है? यानी अंग्रेजों के द्वारा जो भारत के अलग अलग शहरों में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए हैं, सबसे पहले अंग्रेजों ने कहां किए, कहां किया, फिर कहां किया, फिर कहां किया, फिर कहां किया, समझे? अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में 1608 में खोला, फिर 1611 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला, फिर 1633 में ओडिशा के बालासोर में खोला, फिर 1639 में मद्रास में खोला, फिर आगे चलकर 1665 में मुंबई अंग्रेजों के अधीन आया, फिर वहां व्यापारिक कोठी खोला, फिर कोलकाता की स्थापना अंग्रेजों ने 1698 में किया, फिर आगे चलकर कोलकाता में व्यापारिक कोठी खोला। तो सबसे पहले सूरत, फिर मद्रास, फिर बंबई और फिर कोलकाता। पहले अंग्रेजों को बंबई प्राप्त हुआ, बाद में कोलकाता, बंबई के बाद कोलकाता स्थापित हुआ है। तो पहले बंबई, बाद में कोलकाता। सी होगा इसका सही उत्तर, सी। सूरत, मद्रास, बंबई, कोलकाता। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? किसका 2 प्रमुख अस्त्र सत्य और अहिंसा था? महात्मा। सत्य और अहिंसा में विश्वास तो गांधी जी ही कर रहे थे, तो ये बात गांधी जी ही ना कहेंगे, और कौन कहेगा? सत्य परम तत्व है और वही ईश्वर है, मतलब सत्य ही ईश्वर है। यानी
आप थोड़ा सोच करके देखिए कि सत्य की तुलना महात्मा गांधी ने ईश्वर तक से किया है। समझ गए? तो महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद्र गांधी, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी जो है उपनाम है खान अब्दुल गफ्फार खां। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति यानी भारत का वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नेरोजी। महामना मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन बहुत बड़े हिंदुत्ववादी नेता थे अपने समय के मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में हिंदुत्व की विचारधारा को, हिंदुत्व की झंडा को अगर किसी ने बुलंद रखा है तो वह मदन मोहन मालवीय है। अगर मदन मोहन मालवीय की बातों को कांग्रेस मानता ना, भारत का विभाजन नहीं होता, पाकिस्तान नहीं बनता। समझ गए? मदन मोहन मालवीय का बात अगर कांग्रेस मानता, भारत का विभाजन नहीं होता, पाकिस्तान नहीं बनता। देखिए होता क्या है कि अगर आप एक बार झुक जाते हैं ना तो आपको बार बार झुकाया जा सकता है। समझिए? तो कांग्रेस जब मुसलमानों को दिए गए पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार लिया ना, यह कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। और मदन मोहन मालवीय इस पक्ष में थे कि नहीं, मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को कांग्रेस को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मदन मोहन मालवीय इस पक्ष में थे। अगर वहां पर कांग्रेस ये काम नहीं करता ना तो नहीं भारत का विभाजन होता। भारत के विभाजन के लिए यही वजह है कि कांग्रेस भी जिम्मेवार माना जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत विभाजन के लिए जो है सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ही जिम्मेवार है। नहीं, भारत विभाजन के लिए कांग्रेस भी जिम्मेवार है, कांग्रेस की नीतियां भी जिम्मेवार है। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा उत्तर? बी। है? लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में कौन सी घटना नहीं घटी थी? देखिए लॉर्ड कर्जन का कालखंड है 1899 से 1905। इस अवधि के दौरान जो भी घटना होगा लॉर्ड कर्जन के समय घटित हुई घटना होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ है और लॉर्ड कर्जन ने ही किया है। पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1904 में हुआ। द्वितीय दिल्ली दरबार, इसका आयोजन 1903 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1850। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन है यह लॉर्ड कर्जन के समय नहीं हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन 1885 में हुआ था तो उस समय भारतीय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। और जो लॉर्ड डफरिन है इनका कालखंड है 1884 से 1888। लॉर्ड डफरिन के समय में ही 1884 से 1888 के दौरान 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने आकाश से गिरने वाले वज्रपात कहा है? देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर हम बात करें तो यह एक्ट पारित हुआ है 1878 में और इसे पारित किया था लॉर्ड लीटन ने। यह जो एक्ट था, इस एक्ट का मूल उद्देश्य यह था कि भारतीय भाषा में जो समाचार पत्र छप रहा है, भारतीय भाषा में जो समाचार पत्र छप रहा है उस पर प्रतिबंध लगाना। भारतीय भाषा में जो समाचार पत्र छप रहा है उस पर प्रतिबंध लगाना। भारतीय भाषा में जो समाचार पत्र छप रहा है उस पर प्रतिबंध लगाना। भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने को लेकर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। आखिरकार भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने को लेकर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों पारित किए गए? देखिए भारतीय भाषा में जब समाचार पत्र छप रहे थे तो भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग के नेता थे वे भारत के लोगों को जागरूक कर रहे थे और इस बात को लेकर जागरूक कर रहे थे कि अंग्रेज हम भारतीयों का आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर
शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर हर रूप में अंग्रेज हम भारतीयों का शोषण कर रहा है। हमें अंग्रेजों के शोषण से बचने के लिए अंग्रेजों को भारत से बाहर करना होगा, अंग्रेजों को भारत से बाहर करना होगा। इस प्रकार की जागरूकता भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र के माध्यम से भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कर रहे थे। तो लॉर्ड लिटन ने यह देखा कि समाचार पत्र के माध्यम से भारत के लोग तो जागरूक हो रहे हैं, समाचार पत्र के माध्यम से भारत के लोग तो जागरूक हो रहे हैं। इसी वजह से भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने को लेकर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। और इस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि सिर्फ अंग्रेजी भाषा में छपने वाला समाचार पत्र ही छपेगा, अन्य किसी भी भारतीय भाषा में छपने वाला समाचार पत्र नहीं छपेगा। सभी भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और यही वजह है इस एक्ट को भारतीय समाचार पत्र का मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। और इस एक्ट की तुलना आकाश से गिरने वाले वज्रपात से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया है, एसएन बनर्जी ने किया है। जैसे आकाश से जो वज्रपात गिरता है, जो उसके चपेट में आता है उसका सत्यानाश। अगर आप चपेट में आ गए, आपका ओम नमः स्वाहा, आपका कोई उपाय नहीं है, समझ गए। तो इसी वजह से जब बारिश और हो ना, जब बारिश और हो, ज्यादा मत निकला कीजिए बाहर। जब बारिश हो, बात समझिए आप। हम हाल फिलहाल की घटना बता रहे हैं, आपके महेंद्रू की घटना हम बता रहे हैं। महेंद्रू के आसपास आप लोग रहते हैं, महेंद्रू की घटना हम बता रहे हैं। जिस रोज काफी ज्यादा बारिश हुआ था, किस रोज? सैटरडे को, हाँ सैटरडे को, सैटरडे को, शनिवार को। शनिवार को अपने महेंद्रू में क्या हुआ, बारिश हो रहा था 7-8 बजे, 7-8 बजे के बीच का घटना, 7 और 8 के बीच का घटना। हाँ, बारिश हो रहा था। एक 15-16 साल का बच्चा जो है निकला, ठीक है, लोकल था वो, ठीक है। तो निकला वो जो है अपने घर से थोड़ा दूर आगे जो है, कहाँ पर का घटना हम आपको बता दें कि मुसल्लपुर हाट, अरे डोमा वाला जो गली है, वो गली से अंदर जाते हैं, है तो हाँ, वो गली से अंदर जाते हैं, उधर जाके निकलते हैं ना, वही रोड और मेन रोड के बीच का घटना है। तो वो लड़का जो है, अब पॉल था या कुछ भी था, हाँ पॉल था, कुछ था, ठीक है। और वहां पर जो है बारिश हो रहा था, बिजली का कनेक्शन आ गया, वहां पे वो सट गया। उसका घर वाला, आसपास का लोग, हर कोई देखता रह गया, कोई भी छुआ नहीं उसको, क्योंकि छूता तो स्वाभाविक, बारिश हो रहा था, वो भी इफेक्टेड हो जाता जो उसको छूता। तो उसका जो है फाइनली जो है, यानी ऐसा नहीं था कि वो मर गया था, वो मरा नहीं था, लेकिन जो है आपको लाइट कटवाया गया, फिर उसको जो है पीएमसीएच भेजा गया, पीएमसीएच में मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन उसको जब दोबारा घर लाया गया तो जैसे माँ थी उसकी, उसके जो भी थे सब जो है छाती पीट पीट करके जब रोने लगी, तो फिर उसमें जो है जान आ गया, समझे, उसमें जान आ गया। फिर से उसको पीएमसीएच ले जाया गया, लेकिन तब तक में जब दोबारा पीएमसीएच लाया गया तब तक में उसका जान निकल चुका था। तो काफी हंगामा भी हुआ, समझे। 15-16 साल का था मात्र, समझे। तो बारिश उरिश हो ना तो थोड़ा सोच समझ करके बाहर निकला कीजिए। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की तुलना आकाश से गिरने वाले वज्रपात से की गई है। हाय आय, क्या बोल रहा है? ठीक तो है, हाँ। आकाश से गिरने वाले वज्रपात से एसएन बनर्जी ने किया है। और एसएन बनर्जी ने एक संगठन को स्थापित किया है, और एसएन बनर्जी ने जिस संगठन को स्थापित किया है उस संगठन का नाम था इंडियन एसोसिएशन। और इंडियन एसोसिएशन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध किया।
इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया और इस एक्ट को समाप्त करवाने के लिए आंदोलन किया। और इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन के आंदोलन के वजह से 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया और फिर से भारतीय भाषा में समाचार पत्र छपने लगे। समझ गए? एसएन बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? अवध का अधिग्रहण। अवध का अधिग्रहण कैसे, समझिए। देखिए, लॉर्ड डलहौजी अवध को गलत तरीका से ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिलाया। अवध को 1856 में डलहौजी ने मिलाया। अवध के 1856 ईस्वी के समय नवाब हुआ करते थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल, बेटा बिरजिस कादिर। वाजिद अली शाह का अपना बेटा था बिरजिस कादिर। तो अवध पर गोद निषेध प्रथा लागू नहीं होता था, जिस वजह से अवध को कुप्रशासन के आरोप के तहत अंग्रेजी कंपनी के साम्राज्य में जेम्स ऑटरम के रिपोर्ट को आधार बनाते हुए लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया। इसका विरोध वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल और उसका बेटा बिरजिस कादिर ने किया और इन दोनों ने हर संभव यह प्रयास किया कि उन्हें अवध का क्षेत्र वापस लौटा दिया जाए, लेकिन उन्हें अवध का क्षेत्र वापस नहीं लौटाया गया, जिस वजह से 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर कूद पड़े और अवध 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान किया। 1857 का जो विद्रोह हुआ है उसमें अगर सबसे ज्यादा चुनौती अंग्रेजी कंपनी को मिला है तो वो अवध के क्षेत्र में मिला है। सबसे ज्यादा 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिक अवध से थे। अवध के क्षेत्र में आम जनता ने पार्टिसिपेट किया। अवध के क्षेत्र में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अवध के क्षेत्र में अनेकों अंग्रेज सेनापति को अपना जान गंवाना पड़ा। अवध के क्षेत्र में विद्रोह को दबाना अंग्रेजों के लिए काफी हानिकारक सिद्ध हुआ, लेकिन फिर भी येन केन प्रकारेण अवध में विद्रोह को दबा दिया गया, वो अलग चीज है, लेकिन काफी कठिनाइयों का सामना अंग्रेजों को अवध के क्षेत्र में करना पड़ा था। तो अवध को गलत तरीका से मिलाना, कुप्रशासन के आरोप में मिलाना लॉर्ड डलहौजी के जीवन काल की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल मानी जाती है। अगर अवध को नहीं मिलाया जाता तो 1857 के विद्रोह में उतना कठिनाइयों का सामना अंग्रेजों को नहीं करना पड़ता जितना करना पड़ा है। इसी वजह से अवध का अधिग्रहण किया जाना लॉर्ड डलहौजी के जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल मानी जाती है। लॉर्ड डलहौजी ने ही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 को जीतकर 1849 ईस्वी में पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1851-52 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, जिसके तहत निचले बर्मा पर 1852 में अधिकार कर लिया। लॉर्ड डलहौजी ने ही गोद लेने की प्रथा का निषेध 1848 ईस्वी में किया। यह सब काम लॉर्ड डलहौजी ने ही किया है, लेकिन उसमें उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल मानी जाती है अवध का अधिग्रहण। समझे अवध का अधिग्रहण क्यों सबसे बड़ी राजनीतिक भूल मानी जाती है? किसने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी है? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। और देखिए हुआ क्या था, 1813
कि चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा, लेकिन 1813 से 1833 तक भारतीय शिक्षा पर 1 भी रुपया खर्च नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया क्योंकि कुछ अंग्रेज यह चाह रहे थे भारतीयों को शिक्षा भारतीय पद्धति और भारतीय भाषा में दी जाए, और कुछ अंग्रेज यह चाह रहे थे भारतीयों को शिक्षा अंग्रेजी पद्धति और अंग्रेजी भाषा में दी जाए। तो अब अंग्रेज डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि आखिरकार भारतीयों को शिक्षा किस माध्यम और किस पद्धति से दी जाए। एक विवाद खड़ा हो गया, जिस विवाद को आंग्ल प्राच्य विवाद कहा जाता है, और आंग्ल प्राच्य विवाद के निपटान हेतु आंग्ल प्राच्य विवाद के निपटान हेतु 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ, और मैकाले आयोग ने 1835 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दिया, और मैकाले आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि भारत में शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए अंग्रेजी, और लॉर्ड मैकाले आयोग के सिफारिश पर ही 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक के कालखंड से भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया गया अंग्रेजी को। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी में यह भारत भाग्य विधाता नाम से प्रकाशित हुआ, और अंग्रेजी में यह द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित हुआ। हिंदी में भारत भाग्य विधाता। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत जो जनगण मन है, यह भारत का राष्ट्रगान है। इसमें टोटल 5 पद है। इसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है, 52 सेकेंड का समय लगता है। और यह गीत पहली बार कांग्रेस के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने किया था। और साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे साहित्यकार है जिनकी रचना 2 अलग अलग देशों का राष्ट्रगान है। इनकी रचना भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, इन्हीं की रचना आमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ही प्रथम भारतीय है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, और इन्हें इनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। और बंगाल के अपने समय के बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े साहित्यकार, ये प्रत्यक्ष तौर पर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं किए थे, लेकिन अपनी लेखन शैली से, अपने विचार से देश के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने योगदान दिया है। जो सही है उसको ये सही कहते थे, जो गलत है उसको ये गलत कहते थे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो अंग्रेजी सरकार द्वारा दिए गए सर और नाइटहुड की उपाधि को इन्होंने वापस लौटा दिया। और जब असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के आह्वान पर देश की आम जनता वस्त्रों का होलिका दहन कर रहा था, तो उसे इन्होंने निष्ठुर बर्बादी बतलाया, मतलब कहा यह सही नहीं है। समझ गए? यानी सही को सही कहते थे, गलत को गलत कहते थे। और यही वजह है इनका विचार पूछता है परीक्षा में। समझ गए? इनका विचार बीपीएससी जैसे परीक्षा में, यूपीएससी जैसे परीक्षा में, मेंस में जो है इनके विचार से रिलेटेड प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन तो किसने रचा है? देखिए, गांधी जी जो है ना सुबह शाम भजन गाया करते थे, और बहुत सारा भजन गाया करते थे। उसमें गांधी जी का सबसे प्रिय भजन था वैष्णो जन को तेरे कहिए पीर पराई जाए रे। इसकी रचना मध्यकालीन गुजराती संत नरसिंह मेहता ने किया था, नरसिंह मेहता ने किया था। और वैष्णो जन को तेरे कहिए पीर पराई जाए रे, इसका अर्थ है सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों के कल्याण में अपना कल्याण समझता हो, दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट समझता हो।
निम्नलिखित में से किसने गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि जब गांधी जी देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और बड़े आंदोलन, छोटे सत्याग्रह का आयोजन कर रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि उन्हें विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा था। उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। गांधी जी भारत में पहला सत्याग्रह अप्रैल 1917 में चंपारण में किसानों के समर्थन में किए। तीन कठिया प्रथा को समाप्त करने को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का जब आयोजन किया तो उनका विरोध दक्षिण भारत के किसान नेता एनजी रंगा ने किया। लेकिन गांधी जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि गांधी जी सोच समझ करके चीजों को छेड़ते थे और किसी भी चीज को छेड़ते थे तो उसे परिणाम तक पहुंचा देते थे। कोई भी आंदोलन करते थे तो उसका परिणाम जो भी हो अंत तक लड़ते रहते थे। और गांधी जी को यह शिक्षा उनकी माता पुतलीबाई से मिला है। उनकी माता पुतलीबाई ने ही गांधी जी को यह शिक्षा दी कि किसी भी काम में सोच समझ करके हाथ बटाना है और अगर काम में हाथ लगा दिए तो उसको परिणाम तक पहुंचाना है, चाहे सफलता मिले या असफलता मिले। ये चीज गांधी जी को अपनी माता से सीख के तौर पर मिली है, ज्ञान के तौर पर मिली है। तो गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह किए तो उनका विरोध दक्षिण भारत के किसान नेता एनजी रंगा ने किया। लेकिन फिर भी गांधी जी चंपारण सत्याग्रह को कंटिन्यू रखे और चंपारण सत्याग्रह में जो मुख्य लक्ष्य था तीन कठिया प्रथा का अंत करना, उस तीन कठिया प्रथा को चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ने अंत करवाया। और यह गांधी जी के द्वारा भारत में सफलतम सत्याग्रह में से एक है, एनजी रंगा। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका अपनाया? आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। जलियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जानबूझकर की गई हत्या कहा? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि विशेष तौर पर भारत के क्रांतिकारियों के आवाज को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट कानून लाया गया और इस कानून में यह प्रावधान था कि संदेह के आधार पर किसी भी क्रांति को गिरफ्तार कर, किसी भी क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर बंद कमरा में मुकदमा चलाकर कम से कम 2 वर्ष की सजा दी जा सकती थी। जो रॉलेट एक्ट कानून था दमनकारी कानून था और उसी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किया। और रॉलेट सत्याग्रह के दौरान ही 8 अप्रैल 1919 को पंजाब के क्रांतिकारी नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू को जो गिरफ्तार किया गया, उन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम जनसभा का आयोजन हो रहा था। और उस आम जनसभा पर ही ओ डायर के आदेश पर आर डायर जलियांवाला बाग पहुंचा और सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया। और कहा जाता है कि सैनिक तब तक गोली चलाते रहे जब तक कि खत्म नहीं हो गया। 13 अप्रैल 1919 को यही घटना इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए, क्योंकि जलियांवाला बाग में एक तरफ बैसाखी के मेला का आयोजन भी हुआ था। निर्दोष लोग सब थे, उन लोगों को कुछ अता पता नहीं था, लेकिन निर्दोष दोषी हर कोई मौत के घाट उतार दिए गए। तो यह अंग्रेजों का सोचा समझा प्लान था। भारतीयों में एक भय का माहौल पैदा करना था, भारतीयों में एक भय का माहौल पैदा करना था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का पूरे भारतवर्ष में विरोध हुआ।
जलियांवाला बाग हत्याकांड का जब पूरे भारतवर्ष में विरोध हुआ, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से शंकरन नायर नामक भारतीय ने त्यागपत्र दे दिया। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। और उसी क्रम में सीएफ एंड्रयूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्याकांड की संज्ञा दिया है। आंसर हो जाएगा सीएफ एंड्रयूज। निम्न में से किस देश से संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की प्रक्रिया लिया गया है? संयुक्त बैठक की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। देखिए, जब किसी साधारण विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। यही प्रावधान नहीं बल्कि समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा का प्रावधान, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता एवं समागम का प्रावधान, ये तमाम ऐसे प्रावधान है जो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। ये सभी ऐसे प्रावधान है जो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। फिर अगर ब्रिटेन की हम लोग बात करें तो एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, ये सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। फिर अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान सर्वोच्च होगा, ये सब अमेरिका से लिए गए हैं। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध करवाता है? अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध करवाता है अनुच्छेद 30। और यही कारण है कि भारत में मुस्लिम जो अल्पसंख्यक वर्ग में आता है वो मदरसा को स्थापित कर लेता है। मुसलमानों के द्वारा जो मदरसा को स्थापित किया जाता है अनुच्छेद 30 के तहत ही, और मदरसा को अनुदान सरकार दे सकता है, वह भी अनुच्छेद 30 के कारण। समझिएगा, अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है, और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बचाकर रखने का अधिकार दिया गया है। 28 में है किसी भी सरकार द्वारा वित्त पोषित सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 27 में है किसी भी विशेष धर्म के वृद्धि या पोषण में अगर आप खर्च करते हैं तो कर की अदायगी से रोक है। सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? देखिए, अगर आप सामाजिक समानता की बात करेंगे तो सामाजिक समानता की बात मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 15 में की गई है। अनुच्छेद 15 में की गई है। अनुच्छेद 15 यही कहता है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश के आधार पर कोई भेदभाव, और यहां पर राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है भारत के लिए, मतलब भारत अपने नागरिकों के बीच लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, मतलब स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भारत अपने नागरिकों के बीच लिंग के आधार पर, मतलब स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म के आधार पर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जाति, उच्च जाति, निम्न जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब भारत के लिए स्त्री हो, पुरुष हो, हर कोई एक समान है। भारत के लिए हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई एक समान है। भारत के लिए उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, हर कोई एक समान है। भारत के लिए किसी का जन्म बिहार में हुआ हो, उत्तर प्रदेश में हुआ हो, झारखंड में हुआ हो, भारत सरकार के लिए हर कोई एक समान है। भारत के लिए हर कोई एक समान है।
यही तो सामाजिक समानता है, यही तो सामाजिक समानता है। इसी को तो सामाजिक समानता कहा जाता है, जिसकी चर्चा मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 15 में है। बताइए क्या होगा उत्तर? कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? देखिए 11 मूल कर्तव्य है। भारत के संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, भारत की एकता, प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है, अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान। भारत में न है ऐसा। आंसर होगा डी। राज्यसभा कैसे भंग होती है? देखिए राज्यसभा अस्थाई सदन है, यह भंग नहीं हो सकता है, नहीं होता है। राज्यसभा ना भंग हो सकता है और ना ही समाप्त हो सकता है। राज्यसभा ना भंग होता है ना समाप्त हो सकता है। सदस्य ना 2 वर्ष पर 1/3 पद मुक्त होता है, तो भंग होना है। सुनिए, राज्यसभा ना भंग हो सकता है ना समाप्त हो सकता है। राज्यसभा समाप्त इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम का पहला गुण है संसद का 2 सदन होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा। और भारत में संसदीय शासन प्रणाली जो है, संसदीय शासन प्रणाली संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, और बेसिक स्ट्रक्चर में आता है तो इसी वजह से संसद भी इसमें संशोधन नहीं कर सकता। तो यही वजह है कि राज्यसभा कभी समाप्त भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। समझे? उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। हाँ सही है। राष्ट्रपति कोनो सदन का सदस्य थोड़े होता है। राष्ट्रपति ना लोकसभा का सदस्य होता है ना राज्यसभा का सदस्य। किसी भी सदन का सदस्य राष्ट्रपति नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है। सिर्फ राष्ट्रपति बनने के लिए उसमें लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। वो लोकसभा का सदस्य होता, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य राष्ट्रपति बन गया तो उसे लोकसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, या जब से वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा यह माना जाएगा कि उसने लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी है। एक बार में एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है, दोनों पद पर नहीं रह सकता है। समझे बात को? तो राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य नहीं होता, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। हाँ सही है, नहीं होता। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बना। हाँ, संसद जिसकी चर्चा 79 में है वह राष्ट्रपति और 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना है। 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? राज्यपाल के शपथ ग्रहण की चर्चा है अनुच्छेद 159 में। अनुच्छेद 159 यह कहता है राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जैसे बिहार का राज्यपाल है तो बिहार के जो हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट है, उसका मुख्य न्यायाधीश बिहार के राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बोहरा समिति देश के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। देखिए बोहरा समिति 1993 में, बोहरा समिति 1993 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय गठित हुआ है, और इसका उद्देश्य था राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ का पता लगाना। निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही
संवैधानिक संशोधन संभव है। देखिए, सुनिए, समझिए। वैसे प्रावधान जो भारत की संघीय व्यवस्था को प्रभावित करता है, उन प्रावधानों में अगर संशोधन होता है तो संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से होता है। जैसे जब जीएसटी लागू हो रहा था तो भारत की संघीय प्रणाली को प्रभावित कर रहा था, तो जीएसटी जो लागू हुआ है संसद के 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन से हुआ है। वैसे कोई भी प्रावधान, सीधे तौर पर इस बात को दिमाग में रखिए, वैसे कोई भी प्रावधान जो भारत की संघीय प्रणाली को प्रभावित करता है उसमें संशोधन संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत या और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से होता है। इसमें पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका में अगर परिवर्तन करना है तो वह व्यवस्था भारत की संघीय व्यवस्था को प्रभावित करता है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा के तो सदस्य भाग लेते ही लेते हैं, साथ ही साथ सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यह व्यवस्था राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर परिवर्तन करना है या होगा तो यह भारत के संघीय व्यवस्था को प्रभावित करेगा। तो इसमें अगर कभी भी संशोधन होगा, और राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर प्रावधान है 54 और 55 में, अगर इसमें कभी भी संशोधन होगा तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन और संसद के 2/3 बहुमत से ही होगा। ये है, सही है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यह भी भारत की संघीय व्यवस्था को प्रभावित करता है। अब लोकसभा राज्यसभा है, संसद में लोकसभा राज्यसभा है। अब किसी राज्य के सीट को बढ़ाना है, किसी राज्य के सीट को घटाना है, तो यह भारत के संघीय व्यवस्था को प्रभावित करता है। तो इसमें भी जो है कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से होगा। 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची में परिवर्तन, यह भी संघीय व्यवस्था को प्रभावित करता है, तो इसमें भी इसी तरीका से होगा। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, यह भारत की संघीय व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता है, यह राज्य के अंतर्गत आता है, इसको भारत की संघीय व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आंसर होगा 1, 2 और 3। और भारत की संघीय व्यवस्था मतलब केंद्र और राज्य परस्पर अपने अपने क्षेत्रों में काम करता है, सामंजस्य बैठा करके, समझे। आंसर होगा ए, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? क्या होगा? राज्यों की विधानसभा के सदस्य। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं अनुच्छेद 54 हमें यह जानकारी देता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। अनुच्छेद 61 हमें राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग के विषय में जानकारी देता है। और अनुच्छेद 54 यह कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 54 यह कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 61 हमें राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया के विषय में बतलाता है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। और अनुच्छेद 61 जो हमें राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग प्रक्रिया के विषय में बतलाता है, जिसके तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। इस महाभियोग प्रक्रिया में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा कोई भी भाग नहीं लेता है।
तो राज्यों के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, ये निर्वाचन यानी चुनाव में तो भाग लेता है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। समझे? आंसर हो जाएगा डी। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश देखिए, एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 65 और एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 अनुच्छेद 65 क्या कहता है और अनुच्छेद 70 क्या कहता है? अनुच्छेद 65 यह कहता है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। अनुच्छेद 70 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। और एक बार हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया है। यह हुआ है 1969 में। 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का पद पर रहते हुए निधन हो गया। उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो गया। उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर लगभग 1 माह तक काम किया है 1969 ईस्वी में। मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत के पूर्णकालिक उपराष्ट्रपति और भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम किया है। सिर्फ एक व्यक्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम किया है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी ना है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो ही, ना भी है तब पर भी बन सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्यता लेना जरूरी है, तभी आगे प्रधानमंत्री बने रहेंगे, नहीं तो नहीं बने रहेंगे। क्या होगा उत्तर? ये होगा। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज समिति का गठन किया गया, जिसे अशोक मेहता समिति कहा जाता है। यह समिति अपनी रिपोर्ट 1978 में दिया, और यह समिति अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाया जाना चाहिए। एक प्रत्येक 15,000 ग्रामीण आबादी पर मंडल पंचायत और एक जिला स्तर पर जिला परिषद। अशोक मेहता कमेटी ने जो यह कहा कि 2 स्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था किया जाना चाहिए, उसमें एक मंडल पंचायत, दूसरा जिला परिषद। और अशोक मेहता कमेटी ने यह भी कहा कि जैसे लोकसभा विधानसभा के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां भाग लेती है, वैसे पंचायती राज के चुनाव में भी राजनीतिक पार्टियां ही भाग ले। यह सब सिफारिश अशोक मेहता कमेटी के द्वारा किया गया था। निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महादेश के बोत्सवाना में है, गर्म मरुस्थल है यह। यहां पर बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। अटाकामा चिली में है, और शुष्क मरुस्थल के श्रेणी में यह आता है, और चिली है दक्षिणी अमेरिका महादेश में। थार भारत में है, गर्म मरुस्थल है, और यह एशिया महादेश में आता है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है।
जब भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामयोत्तर पर है वह है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जानते हैं? जब भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर, भारतीय मानक समय के यामयोत्तर मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के यामयोत्तर पर अर्धरात्रि है, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर रात का 12 बज रहा है। ठीक है, 12 बज रहा है रात। एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहा है, यानी एक स्थान है कोई ए, वहां पर सुबह का 6 बज रहा है, 6 AM। उस स्थान की अवस्थिति जिस यामयोत्तर पर है वह है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर भारतीय मानक समय जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, वहां पर रात का 12 बज रहा है, तो कौन स्थान पर सुबह का 6 बज रहा होगा? मतलब अगर भारत में रात का 12 बज रहा है तो कौन ऐसा स्थान होगा जहां सुबह 6 बज रहा होगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो एक बात बताइए, 12 बज रहा है और सुबह 6 बज रहा है, इसमें अंतर कितने घंटे का? 6 घंटे का है ना, वो 6 घंटे का है। 1 डिग्री देशांतर में जब अंतर होता है तो समय में अंतर कितने घंटे का आए? 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट ना हो, 4 मिनट। और 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री देशांतर बराबर 15 गुना 4 यानी 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। यानी अगर समय में अंतर 1 घंटा का होगा तो देशांतर में अंतर 15 डिग्री का होगा। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। अगर समय में अंतर 1 घंटा का है तो देशांतर में अंतर 15 डिग्री, और अगर समय में अंतर 6 घंटा का है तो देशांतर में अंतर 15 गुना 6, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब अगर भारतीय मानक समय के यामयोत्तर 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर रात का 12 बज रहा है, तो सुबह का 6 जहां बज रहा होगा वहां के देशांतर और भारतीय देशांतर में अंतर होगा 90 डिग्री देशांतर। 90 डिग्री देशांतर। नहीं समझ गए? यानी अरे क्या है महाराज, 1 डिग्री देशांतर में अंतर 4 मिनट का होता है। 15 डिग्री देशांतर में अंतर कितने मिनट का? 15 गुना 4 60 मिनट, यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा, यानी 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, तो 6 घंटा बराबर 15 गुना 6 90 डिग्री। अगर समय में अंतर 6 घंटा का है तो देशांतर में अंतर होगा 90 डिग्री का। देशांतर में अंतर होगा 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री पूरब होगा या पश्चिम? भारतीय देशांतर से होगा, भारतीय देशांतर पर जो समय है उस समय से 6 बजे सुबह का समय आगे है या पीछे? आगे है, तो पूरब में होगा। तो 82.5 प्लस 90 कीजिए, 82.5 प्लस 90 कीजिएगा तो 172 होगा, और 172 डिग्री पूरब होगा। आंसर होगा 172 डिग्री पूरब, 172 डिग्री पूरब। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हो? भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, 1955 में बना है। इसकी स्थापना हुई है रूस की मदद से, सोवियत संघ या रूस। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना
ओडिशा में जर्मनी के मदद से, और फिर जो है आपको दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के मदद से। पटकाई बूम होगा। विचार कीजिए और निम्नलिखित पर्वत श्रेणी को पश्चिम से पूर्व की ओर अवस्थित कीजिए। पटकाई बूम, अबोर, मिसमी, दाखला। देखिए ये सब अरुणाचल प्रदेश में स्थित पहाड़ी है, और अरुणाचल प्रदेश में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व में क्रम। अरुणाचल प्रदेश है, ये भाग पश्चिम हो गया, और इधर आइएगा तो पूर्व। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। ये डाफला है, फिर मीरी है, फिर अबोर है, फिर मिसमी है, और फिर आपको इधर पटकाई बूम है। पटकाई बूम है, पटकाई बूम है। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व में जो क्रम है, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। समझे? 4 डाफला, मीरी, अबोर। 4 2 3 1। आंसर ए होगा। विश्व की सबसे तेज ढाल वाली चोटी राकापोसी किसके अंतर्गत आता है? विश्व की सबसे तेज ढाल वाली चोटी राकापोसी ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले इलाका में है काराकोरम। निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर भारत चीन युद्ध में चीनी आक्रमणकारी प्रवेश किया था? भारत चीन युद्ध में चीनी आक्रमणकारी सिक्किम से प्रवेश किया था, और सिक्किम में है नाथुला और जेलेपला दर्रा। सिक्किम के नाथुला दर्रा से प्रवेश किया था। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख मुलिंगला उत्तराखंड में है। लिपुलेख मुलिंगला उत्तराखंड में है। मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? मंगलम सिंचाई परियोजना केरल से संबंधित है। केरल। सर्वप्रथम 1918 ईस्वी में जलवायु क्षेत्रों को विभाजित करने का काम किसने किया? कोपेन। कोपेन ने किया। कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? निहारिका। कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? सार्क का 8 सदस्य देश है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। सिंगापुर सार्क का सदस्य देश नहीं है। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्तरी पूर्वी रेलवे गोरखपुर सही है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे भुवनेश्वर नहीं, कोलकाता। पूर्वी रेलवे कोलकाता सही है। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर। दक्षिणी पूर्वी रेलवे है कोलकाता। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के साथ सीमा बनाती हुई पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में बहती हुई अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। तो उत्तराखंड से बंगाल की खाड़ी तक है। इस बीच में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का निर्माण 1986 ईस्वी में हुआ है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। तो गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है, जो 1986 में बना है, जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर, इलाहाबाद से हल्दिया। और एक सूचना है, सुन लीजिए, कल टेस्ट बंद है, ठीक है? आपका टेस्ट जो है कल क्या है? बंद। और आगे सुनिए, आपका टेस्ट 15 से 19 तक बंद है। पुनः 20 तारीख से आपका टेस्ट होगा, मंगलवार से, मंगलवार से,
ठीक है, मंगलवार 20 तारीख से, मंगलवार 20 तारीख। जिस बैच में जो घोषणा किए हैं वो अपना सुनिए, ठीक है। मंगलवार से, मंगलवार 20 तारीख से आपका पुनः टेस्ट होगा। गलत जोड़ा बताइए। बांदीपुर अभयवन कर्नाटक सही है, सरिस्का राजस्थान सही है, अन्नामलाई तमिलनाडु सही है, पेरियार आंध्र प्रदेश में, केरल में पेरियार अभयारण्य भी है, पेरियार झील भी है, पेरियार नदी भी है, सबका संबंध केरल से। पेरियार झील केरल में, पेरियार नदी केरल में, पेरियार अभयारण्य केरल में, समझे। डी, यही गलत जोड़ा है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम? सदीर भारतनाट्यम का प्राचीन नाम है और भारत के सभी शास्त्रीय नृत्यों में सबसे प्राचीनतम भारतनाट्यम ही है, समझ गए। तमिलनाडु से संबंधित है, सदीर इसी का नाम है। कथक उत्तर भारत, ओडिसी ओडिशा, मोहिनीअट्टम केरल। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ अच्छा, काराकोरम में आता है, लद्दाख में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में आता है। हाँ